आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे पर्सी बायसी शेली को बात करेंगे। और मैंने कहा था कि कुछ पोर्शन जॉन कीट्स के ओड को लेकर के हैं, लेकिन ओड पर मैं बात कल करूंगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा जो है यू यू स्टिल हैव कंफ्यूजन। तो मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि उस ओड को आपको जो है एनी हाउ यू हैव टू रिकवर, यू हैव टू गो विद दैट ओड, और आपको वो सब चीजें करना है। लेकिन आपको एक बार अपने आप से उसका समरी, जैसे मैंने बताया था किसी भी पोएट को पढ़ाते हैं तो ये बता देते हैं कि ये इसका इम्पोर्टेंट पोयम है, उतनी पोयम का आपको उसका पीडीएफ फाइल ऑनलाइन और उसका समरी क्या उसमें बताया गया है, यू हैव टू गो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कीट्स के जितने भी ओड हैं उन सारे ओड में कम से कम 3 पॉइंट कॉमन है। एक पॉइंट तो ये कॉमन है कि जो कीट्स का ओड है उसमें देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। वहां पे क्या चीज कॉमन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है। दूसरा चीज आपको एक चीज और मिलेगा, यू विल फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रीक मिथ, ग्रीक मिथ का एग्जांपल आपको मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट है जो हर ओड में किसी ना किसी तरह से, वेदर यू गो ओड टू नाइटिंगल, ओड ऑन अ ग्रेसियन, ऑन ओड टू साइकी, या ओड टू ऑटम, इफ यू टेक एनी ओड यू विल फाइंड दीज थिंग। तो ये चीजें आपको नजर आएंगी वहां पर कि ये चीजें रही हैं। जो तीसरा पॉइंट है उनके ओड को लेकर के, कि उनके ओड जो है वे जो है एक तरह से शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, लेकिन उस शॉर्ट कॉम्पोजिशन में दे आर मच फिलोसफिकल, काफी ज्यादा उसमें फिलोसफी है या काफी ज्यादा फिलोसफिकल है। सो एक चीज आपको इतना पॉइंट, ये सब जो जो बातें हो रही हैं या जो चीजें हैं उनमें से देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू गो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम सबको, मैंने कहा कि यू एंड आई कांट लीव एट, और उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हमें उन सारी चीजों को कवर करना होगा। ओड का क्लास मैं जॉन कीट्स के से रिलेटेड मैं लूंगा। और मैडम ने कहा कि जो है 2 वीडियो, मैडम मैंने 2 वीडियो नहीं, मैंने मुझे लगता है कि मैंने 3 क्लास कीट्स पढ़ ली है, और आपको तीनों वीडियो देखना चाहिए। 3 क्लासेस हुई थी जो है, इसलिए तीनों चीजें आपको देखना चाहिए उस पे। Yes, sir. और Including yesterday class, 3 classes. Yes, sir. हाँ हाँ, In 3 yesterday क्लासेस आई class. हैड गॉन, या आई Yes, हैड sir. गॉन थ्री Yesterday I क्लासेस take या। the live class, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। और आज मैंने आप लोगों को ग्रुप में जो जो जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में मैंने उनको जानकार वर्दी का, मुझे लगता है कि मैंने मैटर भेजा हुआ है। जान गाल्सवर्दी के वीडियोस जो है 3 वीडियोस शायद रहे हैं, जान गाल्सवर्दी एंड हिज एज, जान गाल्सवर्दी का। और एक दिन मैंने एक शीट भेजा था, वो पता नहीं मैं इस ग्रुप में भेजा था या नहीं, मैन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर Hmm. टीजीटी एज जान गाल्सवर्दी, उनको इस ध्यान में रखना है कि उनको वो वीडियो तीनों देखना है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, इस ग्रुप से जो Hmm. भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप में मैंने वीडियो जानकार स्वर्दी का भी भेजा हुआ था, Hmm. तो वहां Yes, से sir. उन्हें Yes, कवर sir. करना है। या सो नाउ Yes, लेट sir. अस Seat का स्टार्ट तो. फारसी। Okay, हाँ sir. जी जी, शीट का, शीट आपको हो सकता है ग्रुप में ना गई हो, अभी क्लास ओवर होने के बाद मैं भेज दूंगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट पर्सी बायसी शेली, वी नो इट वेरी वेल, अ वेल नोन पोएट ऑफ रोमांटिक एज। अबाउट पर्सी बायसी शेली, before coming on his life and death, I would like to tell you a very interesting point. Number one, कि he was a revolutionary poet. ये आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि शेली बिलोंग्स टू रोमांटिक एज बट ही हैज अ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। रोमांटिक एज से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन जो उनका स्पिरिट था वह कैसा था, रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। ही वांट्स टू चेंज आउटडेटेड सिस्टम, he was not believing in tradition, especially such traditional things which became outdated या which became irrelevant with the passage of time. शेली का ये कहना था कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं विश्वास करते हैं जो एक तरह से मैन क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन है, और वह इंस्टीट्यूशन जो है फ्रूटफुल ना हो, या वह इंस्टीट्यूशन आदमी की आज़ादी में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा हो, या उसकी फ्रीडम में एक तरह से, फ्रीडम के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो शेली वाज नॉट बिलीविंग इन सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये भी याद होगा कि शेली को उनके जो है कॉलेज से
एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, केवल इसीलिए कि उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेसेसिटी माने आवश्यकता, एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद, कि आखिर क्या रीजन है क्यों हमें जो है गॉड में विश्वास नहीं करना चाहिए, या पीपल हु टेल अबाउट गॉड, पीपल हु टॉक अबाउट गॉड, अल्टीमेटली institutions like religious institutions where at the name of god people have been plundered. Yeah, some religious robbers, they robbed the people, they played with the emotion of the people, they played with the feelings of the people. So you will come to know that Shelley ultimately said, yeah, saw these things, and he said that there is no value of such institution because these institutions only chain us, these institutions only decide norms, only make some रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब चीजें करते हैं और कहीं से कुछ नहीं होता है। फिर से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शेली एज अ पोएट अनडाउटली बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जिसमें जॉन कीट्स, पीबी शेली और लॉर्ड बायरन आते हैं। लेकिन शेली और कीट्स में एक डिफरेंस मैंने कल भी आपको बताया था कि कीट्स बहुत डिसिप्लिन्ड थे, शेली में वो चीजें नहीं रही थी। शेली का जो स्पिरिट है रिवोल्यूशनरी है, जहाँ कीट्स जो है नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में ब्यूटी देखते हैं, जहाँ ब्यूटी ही उनका रिलीजन है, जहाँ ब्यूटी वो इवन ही सीज ब्यूटी की ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज अ joy forever, whether you take Endymion, whether you take Ode on Grecian or any poem, you will find that there is the concept of beauty. Even you find Hellenistic beauty, you find Greek myth, you find Greek legendary character, you find medieval setting in the poems of John Keats, John Keats के पोयम में। और एक क्रिटिक थे, आपको याद होगा मैंने बताया था, उन्होंने कहा कि कीट्स अपना सफर जो है जमीन से आसमां की ओर शुरू करते हैं और पीबी शेली अपना सफर आसमां से जमीन की ओर शुरू करते हैं। तो ये कुछ अंतर है जो कल की और आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। सो व्हेन यू टेक दीज टू पोएट्स एट अ प्लेस, आप देखेंगे कि वन इज सॉफ्ट, वन इज टेंडर। अगर दोनों पोएट को एक साथ रखा जाए, एक तराजू में रखा जाए, तो आप देखेंगे कि एक पोएट सॉफ्ट है, जॉन कीट्स सॉफ्ट है, टेंडर है। उन्होंने केवल और केवल जो है कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर प्रेजेंट किया। यू डोंट फाइंड एनी डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ही फाउंड ब्यूटी एवरीवेयर, he found beauty everywhere because he killed his ego and he gave the concept negative capability. But when you take this man, undoubtedly romanticism is also in the poem of P.B. Shelley. But when you take this man, you find what? You find that he was a, you just can say, a angry young man not satisfied with the system. जो एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट जो ड्रामा में आपको पोस्ट मॉडर्न एज में मिलता है, जो जॉन ऑसबर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर में देखने को मिलता है, वह एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट यू कैन जस्ट सी इन द पोइट्री ऑफ दिस मैन। एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ की पोइट्री में भी देखने को मिलेगा, स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ पीबी शेली। सो व्हाट आई वांट टू से कि before taking, I'm not telling you कि I'm making any background, या it's not a program of रवीश कुमार का कोई प्रोग्राम है जो 9 बजे लाइव हो रहा है, उसमें कोई बैकग्राउंड बताया जा रहा है। No, not at all. But one thing you have to remember कि when you take any poet, he has some common points, something which ultimately just make him similar to another poet या which make him dissimilar to another poet। कुछ ऐसी चीज है जो उसको दूसरे पोएट के या तो सिमिलर बनाएगी या डिसिमिलर लेके जाएगी। जिस एज में वो पैदा हुई, एज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, रोमांटिक एज है, वे ऑफ राइटिंग दोनों में सिमिलर है, दोनों जो है ओड को लिख रहे हैं।
कीट्स ने भी ओड को लिखा, इन्होंने भी ओड को लिखा, लेकिन दोनों के ओड में मैंने बताया कि डिफरेंसेस हैं। कौन सा डिफरेंस है? एक ने अपने ओड में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट देखा, ग्रीक मिथ का एग्जाम्पल दिया, ग्रीक लिजेंडरी कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल दिए। एक बैलड में उन्होंने लव पोयम की बात की, ला बेली डेम सांस मर्सी में, और वो जो पोयम रही है उसमें मेडिवल सेटिंग रही है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू टेक दिस मैन, स्पेशली if you take O to the West Wind, yeah, if you take his pamphlet, The Necessity of Atheism, you find some important points that appeals you, that inspire you, that motivate you. Sometimes we think that he is working as instructor, motivator, like a torch bearer, showing the path to all of us. एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं पीबी शैली, ऐसा लगता है उस रोमांटिक एज में। और उनका ये यकीन है कि चीजों को बदला जा सकता है, और चीजों को बदलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उस पैटर्न को एडॉप्ट करें, उस तरीके को एडॉप्ट करें जो कि और लोगों ने चला है। उनका जो चीजों को बदलने का तरीका है, उनका साफ कहना है कि वी हैव टू बी व्हाट, वी हैव टू टेक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी विचारधारा। और उन्होंने कहा जैसे नेचर में परिवर्तन होता है, जैसे वेस्ट विंड ऑटम और स्प्रिंग को लाती है, वैसे ही इंसान के विचार होने चाहिए। दोज थिंग्स which ultimately such thing which became outdated, such things जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है, वे चीजें जो आउटडेटेड हो गई हैं, वे चीजें जिनका कोई वैल्यू नहीं है, वे चीजें जो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, वाई उन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया जाए, उन चीजों को क्यों? तो उन्होंने कहा जैसे जब ऑटम आता है तो पुरानी पत्तियां पेड़ों से खुद ब खुद गिर जाती हैं। यू कैन जस्ट सी और फील द फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम या ड्यूरिंग ऑटम, you can just see. In the same way, he says that outdated things, irrelevant things which became obsolete, obsolete, जो चीजें obsolete हो चुकी हैं, जिन चीजों का कोई यूज नहीं, जो चीजें आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, हम उन्हें कब तक अपने कंधे पर ढोते रहेंगे? या कब तक समाज के द्वारा वे नियम ट्रेडिशन के नाम पर, कल्चर के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर जो बनाए गए हैं, कब तक हम उन्हें लेके चलते रहेंगे? I'm not saying, but these are the words of P.B. Shelley, indirectly or directly. I'm only the mouthpiece. Today I'm only the mouthpiece of P.B. Shelley. जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको बहुत पहले दिया था कि Shelley didn't believe in established institutions which talk about arranged marriage, because Shelley eloped with Mary Shelley, डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि शेली जो है इलोप कर जाते हैं विलियम गॉडविन की डॉटर के साथ, जो है जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस नाम की किताब लिखी थी। तो शेली डिडंट बिलीव इन अरेंज मैरिज, और ये उस समय की घटना जब 19वीं शताब्दी रही होगी, 19वीं शताब्दी की घटना आप कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यू योरसेल्फ कैन इमेजिन कि जो शेली है उनका सोच क्या है, उनका सोच कहाँ जाकर के स्टैंड करता है। एंड व्हाट शेली एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्या क्या चीजें शेली के अकाउंट में रही हैं। तो एक तो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट उनका रहा है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चीज की ही डिडंट प्रेजेंट द, आप कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, टेंडर, सॉफ्ट, डेलिकेट एस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का वो डेलिकेट एस्पेक्ट नहीं प्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ही डिडंट बिलीव इन एनी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल नॉर्म्स अल्टीमेटली व्हिच क्रिएट प्रॉब्लम in the way of someone, especially in the freedom of someone. Already I told you कि he wrote a pamphlet. The name of that pamphlet was Necessity of Atheism.
and due to that pamphlet he was expelled from his school. उन्होंने लिखा था कि नास्तिकवाद की क्यों जरूरत है, या why should we believe in God, why should we believe in church, हमें चर्च में क्यों विश्वास करने के लिए कहा जाता है या क्यों विश्वास किया जाए. All these things you find. Again, I would like to say कि when we talk about Shelley, so Shelley was the best lyricist of English literature, not only romantic age, but you will come to know कि शेली एक महान लिरिसिस्ट थे और वो पूरे के पूरे इंग्लिश लिटरेचर के एक महान लिरिसिस्ट रहे हैं. यह उनकी एक बड़ी खासियत रही है. इंग्लिश लिटरेचर जो भी था उनमें वो सबसे महान रहे. रोमांटिक एज के लिरिसिस्ट में तो महान वो थे ही. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ही आल्सो डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ. यू विल कम टू नो बॉर्न इन 1792 एंड डाइड इन 1822. 1792 ईस्वी में जन्म होता है, 1822 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है. तो हमें यहीं से पता चलता है कि बहुत लंबी उम्र नहीं थी. 30 साल की उम्र में अगर आप देखेंगे कि दोनों ऐसे पोएट रहे हैं जिनमें से एक पोएट कीट्स रहे हैं. कीट्स जो है यंग एज में 26 साल की उम्र में चले जाते हैं. कीट्स को अभी दफन करके आते हैं और मौत एक तरह से कहा जाए कि उनका भी इंतजार करती है. आफ्टर 4 years ही also left this world. कीट्स के मरने के बाद, चूंकि जब कीट्स को उन्होंने दफन किया तो वह एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि that was a tragic event in his life, tragic days in his life, and even he wrote in you know Adonis on the death of that man. So you can understand कि जब आप इनकी बात करेंगे तो कुछ दर्शन है, कुछ फिलॉसफी है कि वो एक लिरिसिस्ट पोएट है. उनकी पोयम में जो लिरिक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, सब्जेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है. और उन्होंने केवल धरती के ही ऑब्जेक्ट को इमेजिन नहीं किया बल्कि धरती से बाहर जाकर के उन्होंने आसमां की जो चीजें हैं उसको भी इमेजिन किया. खासकर ओ टू द वेस्ट विंड में वो कहते हैं कि ओ लिफ्ट मी एज अ वेव एज अ क्लाउड, मुझे एक वेव समझ करके या क्लाउड समझ करके उठा लो. तो ही अपील्स वेस्ट विंड या ही अपील्स सच पावर विच कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लेस, जो कि उस जगह का स्ट्रक्चर को चेंज कर सके. सो यू फाइंड दीज थिंग्स. या गिव मी 1 minute. Yeah, so I was telling you कि when you talk about P.B. Shelley or when you go with Shelley, you have to remember that a revolutionary poet he was. And except it, you also find that कि he was a lyricist. वो एक lyricist भी थे. Lyricist के अलावा you find what you find the tender aspect of God in his poem, how he just presents and he goes against what the established norms, institution, whether that is educational institutions, whether that is मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था, उन सारी चीजों को लेकर के आई जस्ट टोल्ड यू. एंड आई टोल्ड यू दैट ही वाज बोर्न इन 1792. उनका जन्म 1792 में हुआ है एंड डाइड इन 1822. और उनकी जो मौत हुई है वो कब होती है? 1822 ईस्वी. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन जॉन कीट्स लेफ्ट द वर्ल्ड आफ्टर लिविंग द वर्ल्ड by means John Keats left the world 4 years ago. Now after leaving this man means John Keats, he also left the world, and you will come to know he was cremated by whom? He was cremated by Byron Leigh and Trelawney करके एक और भी रहे होंगे, उनकी कंपनी में उन लोगों ने उनको दफनाया था. तो ये चीज रहा है कि he was cremated by Byron Leigh and Trelawney. So in this way you find that he died at the age of 30. और उन्होंने कभी भी नेचर के जो सॉफ्ट एस्पेक्ट को नहीं प्रेजेंट किया.
Second point, he was born on 4th August 1792 at Field Place. जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था वह कौन सी जगह है? फील्ड प्लेस में उनका जन्म हुआ है, नियर हार्शम ससेक्स, हार्शम ससेक्स के पास जन्म हुआ है। And again I would like to repeat, he was born on August 4th August 1792, and the place is what? The place is the Field Place near Harsham, Sussex. He was the eldest son of Timothy and Elizabeth. Means his father name was Timothy and mother was Elizabeth. He was educated at एटन कॉलेज, एटन की नाम की जगह पे उनको अर्ली एजुकेशन मिला, जहां पे उनको एक टाइटल दिया गया था मैड शेली। या पीपल who were studying with him, your teachers, they addressed him as Mad Shelley. Already I told you he wrote a pamphlet. The name of that pamphlet was Necessity of Atheism. So you can just understand why he had been called Mad Shelley. Yeah, again I would like to say he was born on 4th August 1792, died in 1822. The place where he was born, the name of the place was Field Place near Harsham, Sussex. He was the eldest son of Timothy and Elizabeth Shelley. Shelley was educated at Eton, where he was known as Mad Shelley. At Eton he got education and he was known as Mad Shelley. In 1822 at 30, Shelley was drowned. मैंने आपको पहले ही बताया था कि 30 साल की उम्र में शेली की मौत होती है, लेकिन कैसे मौत होती है? ड्रोनिंग से उनकी मौत होती है। In 1822 at 30, Shelley was drowned while sailing in a small boat off the Italian coast. जब वो इटालियन कोस्ट से आ रहे थे तब। His body was buried near Viareggio by his friend Byron Hunt and Trelawney. So you find that when he died, his body was buried by whom? By Byron Hunt and Trelawney. The boat which Shelley was sailing across the Bay of Spezia was Ariel. This question has been asked. This question has been asked. ये चीज पूछी जा चुकी है कि जिस बोट को शेली लेके जा रहे थे उस बोट का नाम क्या था? एरियल था। और उसको लेकर के वो जो जहां पे वो क्रॉस कर रहे थे वह कौन सी जगह थी? बे ऑफ स्पीजिया, बे ऑफ स्पीजिया। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि शेली जो है 1822 ईस्वी में शेली की मौत होती है और उस समय उनकी उम्र कितनी है? 30 साल है। शेली जो है जब उनकी मौत होती है वो कहां पर होती है? इटालियन कोस्ट में, जो इटली का समुद्री किनारा है या उसका जो कोस्टल एरिया वहां पर, वहीं पर उनकी बॉडी को दफन किया जाता है नियर वायरिजियो। वायरिजियो एक जगह है, VIAREGGIO। और जो उनकी बॉडी को दफनाने वाले लोग हैं उनमें से उनके दोस्त थे, बायरन थे, ले हंट थे एंड ट्रिलानी थे। जिस बोट से शेली जो है उस चीज को क्रॉस कर रहे थे, बे ऑफ स्पीजिया को उन्होंने क्रॉस किया था, उसका क्या नाम है? उसका नाम एरियल है। जिसको उन्होंने क्रॉस किया था उसका क्या नाम था? बे ऑफ स्पीजिया को उन्होंने क्रॉस किया और उस बोट का नाम एरियल था। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि शेली वाज बोर्न ऑन 4th अगस्त 1792 एंड डाइड इन 1822। इसका मतलब 30 साल की उम्र में उनकी मौत होती है और जॉन कीट्स के मरने के 4 साल बाद। दूसरा चीज मैंने बताया कि उनका रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है, बेस्ट लिरिसिस्ट है, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, यंग जनरेशन जो रोमांटिक एज का है वहां से बिलोंग करते हैं। एटन नाम की जगह पर उनकी अर्ली एजुकेशन हुई है और वहां पे उनको मैड शेली के नाम से जाना गया। क्यों? चूंकि उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि फादर टिमोथी शेली, मदर एलिजाबेथ शेली, जिस जगह उनका जन्म हुआ उसका नाम फील्ड प्लेस है नियर हार्शम ससेक्स। हार्शम ससेक्स में ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। Now I am telling you about his
आप कह सकते हैं उनकी जो मैरिड लाइफ है उसको लेकर अब मैं बात कर रहा हूँ। शेली मैरिड हैरियट वेस्ट ब्रूक। शेली की जो मैरिज होती है वह किसके साथ होती है? हैरियट वेस्ट ब्रूक के साथ होती है। HARRIET वेस्ट ब्रूक WESTBROOK। शेली मैरिड हैरियट वेस्ट ब्रूक, लेकिन इन्होंने 1816 में सुसाइड कर लिया था। शेली मैरिड हैरियट वेस्ट ब्रूक हु कमिटेड सुसाइड इन 1816। उनकी डेथ के बाद शेली ने मैरिज की किससे? जो है मेरी गॉडविन के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। ही इलोप्ड विद मेरी गॉडविन, जो उनके जो फादर थे बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर, विलियम गॉडविन की बेटी। तो उनसे मैरिज उन्होंने किया बाद में, और द डॉटर ऑफ गॉडविन। ना उसके बाद आप देखते हैं कि इन 1860 जो 1816 ईस्वी में जो हैरियट है, हैरियट अपने आप को ड्रोन कर लेती है। हैरियट ड्रोन मतलब उन्होंने जो सुसाइड किया था, है आपका हैरियट वेस्ट ब्रूक ने जो सुसाइड किया था वो डूब करके, ही शी कमिटेड सुसाइड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। शेली का जो मैट्रिकुलेशन होता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से होता है, मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। चूंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका 10+2 के नीचे का भी चीजों को कवर करती है, वहां पे उसका कैंपस है, जैसे अपने यहाँ BHU में भी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी है। शेली मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1810 एंड T जेफरसन हॉग। प्रोफेसर का नाम था T जेफरसन हॉग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना। T जेफरसन हॉग, T जेफरसन हॉग जो वहां के प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है शेली को एक्सपेल कर दिया था। T जेफरसन हॉग ने एक्सपेल्ड हिम इन 1811। और किसके लिए एक्सपेल कर दिया था? बिकॉज उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। क्या नाम था? नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। सो यू फाइंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, और जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि देयर वाज अ प्रोफेसर T जेफरसन हॉग। T जेफरसन हॉग ने जो उनको एक्सपेल कर दिया था। एक्सपेल का मतलब होता है बर्खास्त करना, वहां से उनको निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक लिखा था पैम्फलेट, जिस पैम्फलेट का क्या नाम था? नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। उसके अलावा मैंने आपसे एक और चीज का जिक्र किया उनकी मैरिज को लेकर के, जिसमें एक मैरिज उनकी हैरियट वेस्ट ब्रूक के साथ 1816 में हुई थी, और एक मैरिज उनकी जो है मेरी गॉडविन के साथ हुई थी, जो डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन थी। उसमें एक चीज होता है, और डॉटर ऑफ गॉडविन के साथ उनकी मैरिज जो है आई थिंक कि पहले हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से बुक में दिया गया, मेंशन किया गया वो इन 1810। इसका मतलब कि पहले उनका इलोपमेंट उन्हीं के साथ होता। आफ्टर इट उन्होंने उसके बाद क्या किया कि हैरियट वेस्ट ब्रूक के साथ मैरिज किया, लेकिन हैरियट वेस्ट ब्रूक ने जो है क्या किया था? सुसाइड कर लिया था। और T जेफरसन हॉग जो प्रोफेसर थे, एक क्वेश्चन मैंने बताया पूछा जा चुका है कि उन्होंने उनको एक्सपेल किया था, और कहाँ की उनकी एजुकेशन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो इन सब का एजुकेशन भी आपको ध्यान में रखना है। डेथ उनकी कहाँ पे होती है? इटली में होती है, वहीं पे उनको बरीड भी किया जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखना, बरीड करने वालों में कौन लोग रहे थे? लॉर्ड बायरन थे, ले हंट थे, ट्रिलानी थे। लॉर्ड बायरन, ले हंट, ट्रिलानी। जिस बोट से वो सागर को, सागर का नाम स्पीजिया था, जिसको क्रॉस कर रहे थे, तो उस बोट का, जिस बोट पे वो सवार थे, उसका नाम एरियल था। आई विल टेक सम क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूं, तो मैं उसके बाद में एक एक क्वेश्चन पर मैं रिपीट करूंगा। इसके अलावा PB शेली ने क्या किया है कि अपनी सिस्टर, उनकी जो सिस्टर थी एलिजाबेथ, एक उनकी बहन थी, उसके साथ उन्होंने कुछ लिखा मिलकर के, जिसका नाम है ओरिजिनल पोइट्री विक्टर एंड केजायर। उसके अलावा उनका एक और पैम्फलेट था, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल राइट, एड्रेस टू द आयरिश पीपल, अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, प्रोड्यूसेस द इमेंसिपेशन इन इंग्लैंड। शेलीज लॉन्ग पोयम इज क्वीन मॉब, पब्लिश्ड प्राइमरली इन 1830। शेली की जो लॉन्ग पोयम है उसका नाम क्वीन मॉब है, जो 1813 में पब्लिश होती है।
In 1814, Shelley met Mary Godwin before marriage. Yeah, it means that कि वेस्टब्रूक के बाद हुआ था। 1814 ईस्वी में शेली की मुलाकात मेरी गॉडविन से होती है और शेली इलोप्ड विद मेरीज हाफ सिस्टर क्लेयर क्लारमंट टू स्विट्जरलैंड। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, इलोपिंग कई वजह से कई के साथ था। तो शेली इलोप्ड अगेन विद मेरीज half sister Claire Claremont to Switzerland. Shelley's first publication was a Gothic novel Zastrozzi। ये चीज पूछा जा चुका है। Zastrozzi जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। मैं इन दो लाइन को फिर से मैं बता दे रहा हूं कि शेली की मुलाकात कब होती है विलियम गॉडविन की बेटी मेरी गॉडविन से 1814 में। ये डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखा बिफोर मैरिज। उसके बाद एक चीज ये है कि शेली जो है मेरी गॉडविन की जो सिस्टर थी, हाफ सिस्टर आप कह सकते कजिन रही होंगी या जो भी रिश्ते में रही हो, जिनका नाम क्लेयर क्लारमाउंट था, उनके साथ भी वो इलोप कर जाते हैं। और ये घटना कब की है? 1617 की है। तो इसका मतलब उनका जो इलोपिंग है, बस आपको ध्यान में रखना इलोपिंग किसके साथ हो रहा है? मेरी गॉडविन के साथ हो रहा है। मेरी गॉडविन की हाफ सिस्टर क्लेयर क्लारमाउंट के साथ होता है और स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। एक उनकी पत्नी हैरियट वेस्टब्रूक, वो भी जो है सुसाइड कर लेती हैं। दीज थिंग्स यू फाइंड। तो आज अभी जो हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनकी लाइफ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी चीजों को। और मैंने बताया कि उनकी जो लॉन्ग पोयम क्वीन मॉब है वो 1813 में पब्लिश होती है। एक वर्क मैंने और आपको बताया था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। अभी तक क्लास में आपको 3 वर्क पे ध्यान में रखना। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो 1811 ईस्वी में होती है, जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और निकालने वाले प्रोफेसर का नाम था टी जेफरसन हॉग। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि शेली का एक गॉथिक नावल है और उस गॉथिक नावल का नाम था ज़ैस्ट्रोज़ी। ज़ैस्ट्रोज़ी ज़ैस्ट्रोज़ी जो है रहा था। सो यू फाइंड दीज थिंग्स, जिसमें आप ये सब चीजें कवर कर सकते हैं या जा सकते हैं जिस तरह वो चीजें रही हैं। और हैरियट वेस्टब्रूक के साथ उनका मैरिज हुआ जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन जो है 1816 इन 1816 में हैरियट वेस्टब्रूक आत्महत्या कर लेती हैं। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी लेडीज आई हैं। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सी लेडीज के साथ वो कब इलोप किए हुए हैं, किस लेडीज ने कब आत्महत्या की है, इट डजेंट मैटर। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि उन्होंने किसके साथ इलोप किया और उनकी वाइफ जो हैरियट वेस्टब्रूक रही है उनकी मौत कैसे हुई है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव डन विद यू। नाउ आई वुड लाइक टू टेक वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस जो है। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा, शिवपाल जी सामने नजर आ रहे हैं। शिवपाल जी, या जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट ही रोट for which year he was expelled from university. The necessity of atheism. The necessity of atheism. Atheism, what do you mean by atheism? What is atheism? Yeah? The Nastikvad. Nastikvad. Practicing or believing that there is no existence of God. कि ईश्वर के existence को इनकार करना एथिज्म है या उस पर विश्वास करना। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोफेसर। प्रोफेसर का क्या नाम था जिसने उनको वहां से निकाल दिया था? टी जेफरसन हॉग। टी जेफरसन हॉग। उस प्रोफेसर का नाम टी जेफरसन हॉग था जिसने उनको वहां से निकाला था। उनकी एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से हो रही थी? सर यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, सर ऑक्सफोर्ड, सॉरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मैं रिवीजन करना चाहूंगा कि मैंने शिवपाल जी से 3 क्वेश्चन पूछा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर टीएस एलियट ने ऐसा, बार बार टीएस एलियट दिमाग में आ रहा है, पीबी शेली ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर टी जेफरसन हॉग
या जो भी टीचर रहे हो टी जेफरसन हॉक, जिन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया था, तो उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, कि आखिर नास्तिकवाद की क्यों क्या जरूरत है, या नास्तिकतावाद को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था। यह पैम्फलेट 1811 ईस्वी में आया था। इट केम इन 1811। इट केम इन 1811। और टी जेफरसन हॉक, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोफेसर का नाम रहा है टी जेफरसन हॉक। उन्होंने जो पैम्फलेट लिखा, पैम्फलेट कब आता है? 1811 में आता है। और जब ये पैम्फलेट 1811 में आता है, वो कहां से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ही वॉज गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बनता है कि उनको क्यों निकाला गया, बिकॉज ही रोट अ पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 ईस्वी में। और साथ ही साथ निकालने वाले प्रोफेसर का क्या नाम था? टी जेफरसन हॉक। तीसरा चीज कि वो किस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पढ़ ले रहे थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और एथिज्म का मतलब क्या है? कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। Now, moving to Sonali, madam, I just want to know कि when was he born? So he was born on 4th August 1792 at Field Place, sir. Near Okay, Horsham, he was Sussex, born. sir. Yeah, he was born on 4th August 1792 at Field Place near Horsham, Sussex. ठीक है. Yes, sir. What was the name of his father? Sir Timothy. His father name was Timothy and mother was Elizabeth. Yeah, okay, okay. So here again you find कि यहाँ पर सोनाली जी से मैंने जब पूछा तो 3 या 2-3 पॉइंट बनते हैं। एक तो उनके जन्म को लेकर के मैंने पूछा कि when was he born, तो उन्होंने बताया कि he was born 4th अगस्त 1792। दूसरा चीज मैंने ये पूछा कि उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो उन्होंने बताया कि फील्ड प्लेस, हार्शम, ससेक्स, नियर हार्शम, ससेक्स। तीसरा चीज कि उनके फादर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया उनके फादर का नाम था टिमोथी शेली। मदर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ शेली। नाउ मूविंग टू नीलम मैडम। Yes, sir. माय क्वेश्चन इज व्हेन डिड ही डाई? उनकी मौत कब होती है? Sir, he died. Sir, इनका 1822 में at the age of the 30. At जो the सैले age थे of वो 30. drowned while sailing. हाँ, yes, in the small boat of the Italian coast. Okay. And I just want to know कि when he died, who buried them? That time who buried them? उनको किन किन लोगों ने दफन Sir, किया था? his 3 friends by Leigh Hunt and Tilani buried. Okay. उनको buried किया था. Byron. हाँ. Yeah. Lord Byron, Byron Leigh and Leigh Hunt and Tilani. Yeah, okay. So in this way you came to Yes, know. sir. I asked 2 or 3 questions to Neelam madam and she answered very beautifully. And I asked, सबसे पहला क्वेश्चन इनसे यही था कि उनकी डेथ कब हुई। तो उनकी डेथ को लेकर उन्होंने बताया कि 1822 ईस्वी में एट द एज ऑफ 30, 1822 ईस्वी में एट द एज ऑफ 30 शेली इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब वो मरे तो उनको दफन करने वाले लोगों में कौन से लोग थे? तो उनको जो दफन करने वाले लोग थे उनके दोस्त बायरन थे, लेह हंट हैं और ट्रिलाने हैं। मैं आंसर लेने के बाद एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आपको इजिली और जो है कवर कर लेंगे। दिस इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एस्पेक्ट। नाउ मूविंग टू शिवांगी जी। Yes, sir. Yeah, just I want to know one thing कि Shelley was buried, you can say Italian coast, but the particular sea, a particular bay which he was crossing, what was the name of the bay and what was the name of the boat by which he was crossing that bay? मेरा क्वेश्चन ये है कि वह कौन से जो है बे को क्रॉस कर रहे थे और किस बोट में सवार होकर के बे को क्रॉस कर रहे थे? Sir, the name of the bay was Specia and the name of the boat was Ariel.
Yeah, Ariel. Good. So in this way, I had taken two questions to Shivangi ji, and I am explaining कि now she answered what. मैंने क्वेश्चन ये किया कि आखिर वो कौन से बे को क्रॉस कर रहे थे, तो जिस बे को वो क्रॉस कर रहे थे उस बे का नाम है द बे ऑफ स्पीजिया, द बे ऑफ स्पीजिया, SPEZZIA। वो जिस बे को क्रॉस कर रहे थे उसका नाम है द बे ऑफ स्पीजिया, और जिस बोट से उन्होंने उस बे को क्रॉस किया उसका क्या नाम है, उसका नाम है एरियल। और हम सारे लोगों को पता है कि उनको जो दफनाया गया है, कहां पर दफनाया गया है, इटालियन कोस्ट के पास, मतलब उनकी बॉडी पाई गई, और जो उनको दफन किया गया है विया रेजियो में दफन किया गया, विया रेजियो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बे का नाम ध्यान में रखना है, बे का नाम क्या था, स्पेजिया था। बोट का नाम ध्यान में रखना है एरियल। उनकी बॉडी कहाँ पे पाई गई है, इटालियन कोस्ट के पास पाई गई है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि उनको दफन कहाँ पर किया गया है, विया रेजियो, बगल में वहीं पे विया रेजियो में उनको दफन किया गया। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। नाउ मूविंग टू अतुल जी। अतुल जी, Yes, sir. now just I want to ask one important thing कि can you tell me what was the name of Shelley's wife who committed suicide? Yes, sir. It's Harriet Westbrook. Yeah, it's Harriet Westbrook. Yeah, Westbrook. Yes, sir. yeah, Harriet Westbrook. And you can you tell me, when you say कि she committed suicide, how did she commit suicide? Hello. How did she commit suicide? Not getting service. My question is कि हैरियट वेस्टब्रूक ने सुसाइड किया था, did she cut Yes. the vein of her hand, did she cut her throat, या she jumped somewhere, या she drowned herself, what she did? So she don't have. She drowned herself. Yeah, so in this way I had taken two questions to Atul ji, and my question was कि पीबी शैली की वाइफ का क्या नाम था, या टेल मी द नेम ऑफ हिज वाइफ हु कमिटेड सुसाइड बाय ड्रोनिंग हरसेल्फ। मैं आंसर एक उसमें जोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन में। उनका नाम क्या था, हैरियट वेस्टब्रूक। तो यू फाइंड दैट कि हैरियट वेस्टब्रूक शी कमिटेड सुसाइड इन 1816 में शी कमिटेड सुसाइड। नाउ मूविंग टू अखिलेश जी। अखिलेश जी, yeah, Atul ji, please mute yourself. After giving answer, please mute. Akhilesh ji, my question is कि I have given you 2 or 3 points that was about his longest poem, not longest poem, a long poem, that was Queen Mab. Can you tell me when did it publish? Queen Mab कब publish हुई? That is his long poem. 1813. 1813. Okay, good. Queen Mab, his long poem published in 1813. And when did The Necessity of Atheism published? That's a pamphlet. 1811. 1811. Good. 1810 and 1811 and 1813. So in this way, I had taken two questions to Akhilesh ji. क्वेश्चन ये था कि उनका पहला लॉन्ग पोयम जिसका नाम क्वीन मॉब है, ये 1813 ईस्वी में पब्लिश होता है। यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड कि क्वीन मॉब पब्लिश्ड इन 1813। सेकेंड पॉइंट मैंने उनसे लिया कि नेसेसिटी ऑफ एथिज्म पब्लिश्ड। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म कब पब्लिश हुआ है? नेसेसिटी ऑफ एथिज्म पब्लिश्ड इन 1811। सो ये दो डेट हमें ध्यान में रखनी है। उसके पहले का जो अतुल जी से क्वेश्चन लिया गया था वो ये था कि उनकी वाइफ का क्या नाम था, हु कमिटेड सुसाइड बाय ड्रोनिंग हरसेल्फ, दैट वाज हैरियट वेस्टब्रूक। नाउ
वाइफ से ही लेते हुए या उसी को लिंक करते हुए मैं क्वेश्चन मुनीश्वर भाई से लेना चाहूंगा कि मुनीश्वर भाई कैन यू टेल मी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम गॉडविन्स डॉटर विद whom पीबी शेली eloped? Good evening, sir. Mary Yeah, Godwin. good evening. Her name was Mary. Yeah. And Mary Godwin, good. after when the first wife, she is no more. He got the married with her, Yeah. and the marriage was not very proper. It was just a system of eloping. I hope at that time it was not accepted in sophisticated society. It must be decided about this particular work, and Yeah. he did some more work in the eloping procedure. I can't say that procedure, but whatever he did, we can point out. Sir. Yeah. Mary So in this Godwin. way yeah. So in this way we came to know कि now we got the answer, and the answer was what कि Mary Godwin. Mary Godwin, daughter of William Godwin, और उनके साथ पीबी शेली इलोप कर जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने मुनीश्वर भाई से पूछा, और मुनीश्वर भाई आपसे ही मेरा दूसरा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ वर्क ऑफ विलियम गॉडविन? विलियम गॉडविन ने एक किताब लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। It was related to the history, but just you told me the name. I think. Yeah. I'm giving you option. That is, एक ऑप्शन तो ये है कि पॉलिटिकल जस्टिस, दूसरा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड इज इमाइली। Sir, political justice. It's not political justice. पॉलिटिकल जस्टिस, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर, आप ये मान के चलिए कि सब इम्पोर्टेंट है, और ये सबको पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो नाउ वी गॉट द नेक्स्ट आंसर, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट आंसर कि विलियम गॉडविन ने जो किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। और साथ ही साथ मैंने दो और किताबों का भी जिक्र किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका जो किताब थी रूसो की किताब थी। इमाइली भी जो किताब है वो रूसो की। दो किताब जो है रूसो की रही है, बाकी एक का जिक्र मैंने अभी क्वेश्चन के रूप में किया हुआ था। नाउ मूविंग टू उषा मैडम। उषा मैडम। Yes, sir. Yeah, madam, just I want to know, P.B. Shelley also eloped with the half sister of Mary Godwin. Can you tell me the name of her sister? जी, Claire Claremont, Yeah, and where did he elope? Switzerland. Switzerland. So in this way we had taken what? I have taken two questions, and the answer was given by Usha ma'am, and you will come to know कि my question जो था वो ये था कि मेरी शेली की जो हाफ सिस्टर है उनका क्या नाम था जिसके साथ पीबी शेली इलोप कर गए। तो शी टोल्ड, शी मीन्स उषा मैडम, शी टोल्ड कि उनका नाम क्लेयर क्लारमाउंट, और जो उनका इलोपिंग था वो कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड को हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि तीन फीमेल शख्सियत उनकी जिंदगी में आती हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तो मैंने आपको बताया कि हैरियट वेस्ट ब्रूक जो उनकी वाइफ है, जो अपने आप को ड्रोनिंग करके, आत्महत्या करके इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। दूसरी जो आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में आई है, जो एक तरह से उनकी बेटर हाफ भी बनी है, वो जो है आपकी कौन रही हैं? वो आपकी मेरी गॉडविन, जो एक बहुत बड़े फिलोसफर, पॉलिटिकल थिंकर विलियम गॉडविन की बेटी रही हैं। और तीसरे के साथ उन्होंने वो इलोप कर जाते हैं, और जो तीसरी थी ये मेरी गॉडविन की हाफ सिस्टर क्लेयर क्लारमाउंट टू स्विट्जरलैंड। तो ऐसा लगता है कि शेली ने जो कहा था कि मैरिज का, सोसाइटी का, इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन है, व्हाट इज द नीड ऑफ दीज थिंग्स, ये हमें बांधता है। तो ऐसा लगता है जैसे शेली वाज लाइक अ वैंडरिंग स्पिरिट, भटकती। ये बात तो वर्ड्सवर्थ के लिए लोग कहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को देख करके लगता है कि वो खुद एक वैंडरिंग स्पिरिट ही थे, खासकर इस केस को लेकर के देखने के बाद ऐसा लगता। मैं नहीं कहता कि ये स्टेटमेंट इनके लिए, नेवर ऐड दिस स्टेटमेंट टू दिस मैन। ये जो वैंडरिंग स्पिरिट है, ये जो है किसके लिए कहा जाता है? वर्ड्सवर्थ के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं वहां से उसको कोरिलेट कर रहा हूँ। नाउ मूविंग टू राजेश भाई। राजेश भाई, या
My question is कि P.B. Shelley wrote a Gothic novel, and can you tell me the name of the novel and the publishing date? Yes, sir. The He name wrote of the that novel. story Yeah. and published in 1810. 1810. So you come to know कि जो ज़ास्ट्रोजी है यह एक नॉवेल है और यह गॉथिक नॉवेल है। मैं फिर से बार बार बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मेरी गार्डविन का बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरियट वेस्ट ब्रूक का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वो शिप से या बोट से उस बे को क्रॉस कर रहे थे, एरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पैम्फलेट के लिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इधर की जितना भी मैंने आपको बताया था उनमें से एक डिस्कशन ये हुआ है कि ज़ास्ट्रोजी एक गॉथिक नॉवेल है, और यह जो ज़ास्ट्रोजी गॉथिक नॉवेल है, इस नॉवेल की वजह से सॉरी यह नॉवेल बड़ा उनका अपना था, काफी इंपॉर्टेंट था, गॉथिक नॉवेल रहा है। लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक और चीज मैं डांस सिंह जी से जानना चाहूंगा कि डांस सिंह जी, कैन यू टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉथिक नॉवेल? गॉथिक नॉवेल का कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं? मैं फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं केवल जानना चाहता हूं कि कैन यू टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथिक नॉवेल? अभी सर इस समय अभी थोड़ा सा नहीं बता पा रहा हूँ, रिवाइज नहीं किया है सर। ओके, आप क्या ये बता सकते हैं पहला गॉथिक नॉवेल कौन सा था? ओके ओके, डजंट मैटर। मूविंग टू शिवांगी वाजपेयी मैडम। मैडम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? पूनम जी? Hello. या मैडम जी, मैडम। Yes, sir. My question is, can you tell me the first Gothic novel of English literature and the characteristics of Gothic novel? Sir, I don't remember right now. Yeah, okay, doesn't matter. Sir, right now I don't. Okay, doesn't matter. नो, जिससे हर आदमी को मौका दिया जाएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। पूनम जी? मनोज शुक्ला जी की भाई की फैमिली जी मैडम। गोथिक नॉवेल जिसमें हॉरर होता है, घोस्ट, ओल्ड कैस्टल्स, मिस्टीरियस थिंग्स, ये सब इंक्लूड होता है। दैट इज द पार्ट ऑफ गॉथिक नॉवेल। एंड द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल वाज होरास वॉल्पोल्स द कैस्टल ऑफ ओटरेंटो। ओके, गुड, नाइस। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि उन्होंने बताया कि जो गॉथिक नॉवेल है उसमें जो है कुछ समथिंग हॉरिबल, फियरफुल, लेकिन एक शब्द में मैं बताऊं कि गॉथिक नॉवेल को नॉवेल ऑफ टेरर भी कहा जाता है। अगर आप ये शब्द याद रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। गॉथिक नॉवेल इज आल्सो नोन एज नॉवेल ऑफ टेरर, TERROR. If you find terror in Gothic novel, it means that it has what? It has the theme, dismaying atmosphere, fearful atmosphere, something horrible situation, sensation, adventure. In some deserted palace you find, and in that palace some princess, some queen have been kidnapped, are imprisoned there, are put in the bar, are put there, and any Rajkumar comes and just make all the things clear, such things, and supernatural characters, all these things you find. जर्मन आर्किटेक्ट गॉथ्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है कि पहला गॉथिक नॉवेल वो कैसल ऑफ ऑटरेंटो होरेस वॉलपोल का है। मैं अंजलि मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम इसकी डेट का क्या है, कब पब्लिश हुई है कैसल ऑफ ऑटरेंटो? मैडम? Hello, sir. जी। Sorry, sir, I don't remember, sir. I'm giving you options 1765, 1766, 1767, 1768.
1765, 66, 67, 68। 1765. Yeah, exactly. Good. 1765. Again, I would like to explain कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो गॉथिक नॉवेल को लेके बात कर रहे थे, और वह गॉथिक नॉवेल किसका था? पीबी शेली का था। पीबी शेली ने ज़ास्ट्रोजी नाम का गॉथिक नॉवेल लिखा जो 1810 में आया है, लेकिन पहला गॉथिक नॉवेल 1765 ईस्वी में आया है जिसका नाम था कैसिल ऑफ ऑट्रेंटो। और यह जो कैसिल ऑफ ऑट्रेंटो गॉथिक नॉवेल लिखा गया था किसके द्वारा? होरेस वालपोल के द्वारा। फिर रोमांटिक एज में बहुत सारे गॉथिक नॉवेल आते हैं, काफी आप देखेंगे कई गॉथिक नॉवेल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन गॉथिक नॉवेल को हम नॉवेल ऑफ टेरर भी कहते हैं। और इसके अलावा नॉवेल ऑफ टेरर के साथ साथ यू फाइंड दैट कि उसमें हॉरिबल सिचुएशन, fearful, dismaying, all these things, even you find the presence of supernatural character, all these things you go. मैं सारिका मैडम से क्वेश्चन नहीं ले पाया, सोनाली मैडम से भी मैं नहीं ले पाया, बट आई एम जस्ट मूविंग कुछ आगे मैं एक्सप्लेन करने के बाद, चूंकि वट एवर इन माई लिटरेरी बास्केट अभी तक जो था वो मैंने एक्सप्लेन किया। सर मैंने बताया तो, मैंने सेकंड नंबर पे अच्छा शुरू में, हाँ शुरू पे है आपका, एक्चुअली में इधर नेम इधर से उधर चल रहा है। So now just telling you works of पीबी शेली। आपको एक एट अ ग्लांस में मैं पीबी शेली के कुछ वर्क्स को मैं मेंशन कर रहा हूं, उसे आपको ध्यान से सुनना है। कौन से है? एक तो सबसे पहला कि उनका जो पोयम है वो आपको ध्यान से रखना है कि उनका एक पोयम है रोजालिंड एंड हेलेन 1819 में। एंड यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी इस सेक्शन में बात चल रही, जो उधर की बात हुई है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन यू विल गेट। और मैंने आपको एक बहुत बात एक बताई थी कि उनके अंदर रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है। दूसरा चीज की इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शेलीज की पोयम को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक तो उनकी पोयम है रोजालिंड एंड हेलेन। रोजालिंड एंड हेलेन 1819। एडोनाइस, ऑलरेडी यू नो कि एडोनाइस उनका एलिजी है जो किसकी डेथ पर लिखा गया है? जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया है 1821 में। ओ टू द वेस्ट विंड 1819 में आई है, और ओ टू द वेस्ट विंड से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि किस स्टैंजा फॉर्म में है, तो टर्जा राइमा में है। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म होता है जो 3-3 लाइन का लेकर के चलता है, टर्जा राइमा में। और ओ टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है, और जो वेस्ट विंड है इसको प्रेजेंट किया गया है कि वेस्ट विंड इज द ब्रिंगर ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम जो है किसका सिंबल है? डाउनफॉल का सिंबल है, और स्प्रिंग जो है स्प्राउटिंग का सिंबल है, रीबर्थ का सिंबल है। एडोनाइस आपको मैंने बता दिया कि वो क्या है। एडोनाइस आपका ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि वह आपका एलिजी है। एक अभी छोटे छोटे पॉइंट्स, अभी इसमें और भी बातें होंगी, बट एक छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे जो मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो रोजालिंड और एंड हेलेन है, एडोनाइस है, ओ टू द वेस्ट विंड 1819 में 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स का मतलब कि 5 स्टैंजाज में है। ये स्टैंजाज आप ध्यान में रखिएगा, टर्जा राइमा में लिखा गया है और आपका 5 स्टैंजाज में है। इसी में वो कहते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड या शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, जो भी उन्होंने उसको किया हुआ। उसके बाद आप देखेंगे एक पोयम है द सेंसिटिव प्लांट्स। एक उनकी पोयम है द सेंसिटिव प्लांट। एक उनकी पोयम है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। और एक और है टू अ स्काई लार्क, टू अ स्काई लार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अ स्काई लार्क। वहां से एक लाइन कई बार पूछी जा चुकी है कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स अस द सैडेस्ट थॉट। हमारे मधुर गीत वो हैं, या जीवन के मधुर गीत वो होते हैं जो दुख भरे नगमे गुनगुनाते हैं, ये उन्होंने कहा था। टू अ स्काई लार्क, यह भी एक उनकी पोयम है जो बहुत फेमस है, और जिस पर मैं ठहर करके आपसे बात करूं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर एज क्लाउड्स, ये पूछा जा चुका है, नाम ही वी आर एज क्लाउड्स किसने कंपोज किया है? जेंटिल माइडन। उसके अलावा उनकी पोयम है टू वर्ड्सवर्थ, अ ड्रीम ऑफ द अननोन, ये भी पोयम है। ओजाइमैंडाइज, हिम्न ओजाइमैंडाइज भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उसके बारे में बाद में बात होगी। नेक्स्ट है हिम्न टू द स्प्रिंग ऑफ नेचर, लाइफ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है दे लिव्स इन किंडल,
द पोएट्स ड्रीम, यूजेनियन हिल्स, द वर्ल्ड्स ग्रेट एजेस बिगिंस अ न्यू म्यूटेबिलिटी, ओड टू लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ओड है, चाहे ओड टू नाइटिंगल होगा, चाहे ओड टू लिबर्टी होगा, चाहे ओड टू स्काई लार्क होगा। अभी मैं करने के बाद फिर आई विल टेल यू कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि स्टैंजाज नियर इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, एक उनका ये भी पोयम है, और मुझे याद है कि इंटरमीडिएट में इसके कुछ स्टैंजाज चलते थे। स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन, या जिसे ओड टू डिजेक्शन भी कहा जाए, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। एपिसाइकिडियन पूछी जा चुकी है, एपिसाइकिडियन। द इंडियन सीरीनेड, लव्स फिलोसफी, हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पूछी जा चुकी है, हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। आई फियर दे किसेस, टू द मून, अरेथुसा, द वर्ल्ड्स वंडर्स, हिम्न टू अपोलो। हिम्न टू अपोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ओड टू हेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफैंडेड, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। द विच ऑफ एटलस 1820 में है, अट्वा राइमा में है, पॉलिटिकल पोयम है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया, यह उनका पास्थुमस पोयम था। मेंस ऑफ इंग्लैंड हेयर्स ग्लोरी, अ फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, अ फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म। इतना सारा जो लिखा गया, लेकिन ठीक है, यू हैव बुक, आप एक बार उसको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये सब तो ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन कौन कौन सी चीज आपको ध्यान में रखना है, जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, मैं उन्हें फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। एक तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, वह क्या है? एडोनाइस। एडोनाइस क्या है? एलिजी है, किसकी डेथ पर लिखा गया है? जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि ओड टू द वेस्ट विंड इनका ओड है, और इस ओड में को 5 हिस्सों में बांटा गया है। यह टर्जा राइमा में लिखा गया है। इसमें वेस्ट विंड को पर्सनिफाइड किया गया है, और यह दिखाया गया कि वेस्ट विंड ब्रिंग्स ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम इज द सिंबल ऑफ डाउनफॉल एंड स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ समथिंग स्प्राउटिंग और रीबर्थ। उसके बाद ओड टू स्काई लार्क, वही पोयम का मैं नाम ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं भूलना है, हर समय आपकी जुबान पर होना चाहिए। Ode to Skylark, a beautiful ode written by this man, and you find that in this ode a bird skylark has been addressed, and there is an important line, और वो line क्या है कि our sweetest songs are those that tells us the saddest thought। ये चीज इंपॉर्टेंट रही है। We are as clouds, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इनकी पोयम टू वर्ड्सवर्थ। टू वर्ड्सवर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इनके ऊपर कौन किन्होंने लिखा। अगर टू वर्ड्सवर्थ आता है, अ पोयम कंपोज बाय हूम? कंपोज बाय दिस मैन ऑन वर्ड्सवर्थ। ओजाइमैंडियाज, ओजाइमैंडियाज इनकी पोयम है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिम्न टू स्प्रिंग, ये भी ध्यान में रखना है। द पोएट्स ड्रीम आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ओड है, ओड टू लिबर्टी, जो पिंडारी कोड में लिखा गया है, और इसमें 19 स्टैंजा। ओड टू लिबर्टी पिंडारी कोड में लिखा गया है, 19 स्टैंजा में है। एक और ओड है स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1824 में आई है। एपिसाइकिडियन 1821 में आई है। लव्स फिलोसफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1816 में। टू द मून, हिम्न टू अपोलो, ओड टू हेवन, these are the things which you have to remember। another poem is the witch of Atlas, the song of India। कुछ पोयम है जो नाम पता होना चाहिए, इसको शैली ने लिखा है। The witch of Atlas, the song of India, these things you have to remember। so I would like to ask, एक एक चीज जितना मैंने बताया, मुझे पता है कि सबका आंसर क्या होगा। सबका आंसर जो है पीबी शैली होगा, लेकिन मैं फिर भी
एक एक आदमी से एक एक क्वेश्चन ये लेना चाहूंगा कि ये किसने लिखा है, केवल उस चीज को एक बार और रिवाइज कर देने के लिए। तो सबसे पहले मैं शिवपाल जी के साथ चलता हूं कि शिवपाल जी आप मुझे बताइए कि द विच ऑफ एटलस किसने लिखा है? पीबी शैली। पीबी शैली, वी नो इट वेरी वेल कि हर चीज का आंसर तो पीबी शैली ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मुझे लगता है एक बार और पूछने से माइंड में जरूर चीजें आएंगी। द विच ऑफ एटलस जो है पीबी शैली ने लिखा, 1820 में आई है। अट्वा राइमा है और यह पॉलिटिकल पोएम में है। अट्वा राइमा पॉलिटिकल पोएम है, अट्वा राइमा में लिखा गया है। नाउ उसके बाद मैं नीलम मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम ओड टू लिबर्टी किसने लिखा है? हेलो सर, जी ओ टू लिबर्टी जो है पिंडारी कोडेड में लिखा गया है, 19 स्टेंजा है, ये पीबी शैली ने रिटन किया है। या बहुत अच्छा कि ओड टू लिबर्टी पीबी शैली ने लिखा है, 19 स्टैंजाज में है और साथ पिंडारी ही साथ कोडेड। जो है पिंडारी कोड फॉर्म में रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। नाउ शिवांगी जी, शिवांगी जी, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स किसने लिखा है? But you are not getting your voice. पीबी शैली। या पीबी शैली, आपको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? और डाउट था कहीं मैंने दूसरे का तो नहीं ये। नहीं, दूसरा पॉइंट नहीं, मैंने तो बता दिया कि जितना भी आपसे पूछा जाएगा सबका आंसर पीबी शैली है। केवल आपको रटाने का एक वो है कि इस चीज को एक बार और थोड़ा सा सजा धजा करके और रख दिया जाए। बाकी सबका आंसर जो पीबी शैली है। आज कोई अलग से नहीं पूछेंगे, जब पूछेंगे तो उस समय भौवें थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है हमारी, ये हमारा प्रतीक है। शिवांगी जी ठीक है। अतुल जी, Yes, sir. एपीसाइकिडियन। Epipsychidion, again, sir, it is written by P.B. Shelley in 1821. 1821 ओके, एपीसाइकिडियन पीबी शैली 1821। अखिलेश जी, यस सर। हिम्न टू अपोलो, हिम्न टू अपोलो। पीबी शैली। पीबी शैली, हिम्न टू अपोलो पीबी शैली। उषा मैडम, ओड टू heaven, Sir, written by P.V. Shelley. written by पीबी शैली। ओड टू heaven written by पीबी शैली। राजेश जी, ओजाई मैंडिस। पीबी शैली। पीबी शैली। डांसिंग जी, टू वर्ड्सवर्थ, टू वर्ड्सवर्थ। यस सर, पीबी शैली, इट वाज रिटन बाय पीबी शैली। ओके, शिवांगी वाजपेयी मैडम, जस्ट आई वांट टू नो ओड टू द वेस्ट विंड, Yes, sir. PB Shelley. इन हाउ मेनी स्टैंजास? Sir, in section 5 stanza, written इन in फाइव terza rima. स्टैंजास, written in terza rima. Okay, do you find any line, if winter comes can spring be far behind? Do you find this line in this poem? Yes, sir. Yeah, okay, good. पूनम, पूनम ने पहली बार भी माइक को ऑन नहीं किया था। या आवाज मेरी नहीं जा रही, बारिश हो सकती, हो रही सही जगह। पूनम जी, मनोज शुक्ला जी की फैमिली मैडम। जी सर। मेरा जो क्वेश्चन है वो टू स्काई लार्क किसने लिखा, कब आई है? सर पीबी शैली। कब आई है, 1819 या 20 में? सर 1820। या do you find any line, our sweetest songs are those that tell the saddest thought? Do you find such a line? यस सर, यस सर। Who is skylark, या what is skylark? Skylark is a bird. Is a bird. Okay, now Sarika madam. Sarika madam, yeah, who wrote Adonis and what is this? P.B. Shelley wrote Adonis, and it is a pastoral elegy, and it is also known as Threnody, and it is written on the death of Keats.
on the And it death is of also written John and Keats. written Yeah. in Okay, okay. 1821. Shakespeare. Yeah. Okay. Good. Muneshwar bhai. Not getting the voice. I think yeah. Now this is the last question of this session. Nothing remains more. I fear they kisses. Who composed? I fear they kisses. Yeah. Not getting your Please voice. ask, sir. Yeah, my question is कि I fear they kisses. It's a poem composed by whom? Hello, Yeah, hello. sir. Not getting your voice. Not getting your voice. आप में से कोई भी इस आंसर को दे दीजिए because now we are going to conclude. Sir, PB Shelley. Shelley. PV Shelley. P.B. Shelley. Yeah, exactly. P.B. Shelley. So in this Sir, way, what are again, I the would like to tell you. Yeah. Please mute. Please mute. In this way, just I want to know कि in today's class we all had gone with P.B. Shelley और पीबी शेली का वो आस्पेक्ट कवर किया गया है जो उनकी बायोग्राफी था, जो उनका वर्क था और उनके एज को लेकर के हम लोगों ने बात की। बहुत ठहर करके, बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से कई बार आपको सुनाया गया, रटाया गया। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन और कभी भी Sir. अगर आपको आंसर मिलेगा तो I think you will never forget. And